बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं और इस वक्त अहम तरीन वक्त आ चुका है क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुकी है। 29 जुलाई सोमवार का दिन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच इंतहाई अहम तरीन केस की समाअत करेगा, जो कि एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान की जुडिशरी आमने सामने है और इस केस को बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हासिल है, इसे एक मैसेज भी कहा जा रहा है। इस सब के अंदर साइमल्टेनियसली पसे पर्दा बहुत कुछ और भी चल रहा है। अब एक तरफ तो चीफ की मुद्दते मुलाजमत जो है उसमें तौसी के हवाले से सवालात उठ गए हैं और बड़े जेन्युइन किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो खड़े हो चुके हैं और यूं लग रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स चीजें हम देखेंगे कि बहुत तेजी से बदलेंगी। हुकूमत बैकफुट पे जाना शुरू हो चुकी है। हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मिन्नत तरले हैं वो इस वक्त और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले हफ्ते से काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जब से वो फैसला आया जिसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, काजी साहब के पास मेजॉरिटी ना रही, उसके बाद से काजी साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो आज भी इस हफ्ते भी काजी साहब जो हैं वो केसेस नहीं सुनने जा रहे, लेकिन नेक्स्ट वीक दमादम मस्त कलंदर होगा। अगले 2 हफ्ते का रोस्टर भी है मेरे पास, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह सरजाइल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें क्योंकि फायरवॉल भी एक्टिव हो चुकी है। वैसे फायरवॉल से डरने वाली बात तो कोई नहीं है क्योंकि हक और सच का सफ़र रुक नहीं सकता, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर भी मैंने बात करनी है और इस पर बड़ी खुल के हमें बात करनी चाहिए क्योंकि अब फैसला कुन मरहला बहुत करीब आ चुका है और अब इसमें अगर मगर ढके छुपे अल्फाज में बात करने वाला वक्त अब निकल चुका है। पाकिस्तान की पूरी तकदीर जो है, पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है। वैसे तो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, उस पर जवाब तलब कर लिया गया है और वो है अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। शहीद अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, दरखास्तें आई, उनकी वालदा ने एक लेटर जो है वो भी लिखा। काजी साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, काजी साहब इस केस से ज़रा साइड लाइन ही है और काजी साहब की एक आदत है, वो छोटे मोटे कोई डीएचए का केस हुआ जिसमें कोई हल्का सा कोई बैरियर हटवाने वाला केस वो सुन लेते होते हैं, उसमें दबंग रिमार्क्स भी दे देते हैं। ना वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में बैठते हैं, ना वो इस केस में बैठे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत जो है वो अब से चंद घंटे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसकी समाअत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच करने जा रहा है, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इसकी सरबराही करेंगे और इस केस का फिक्स होना और जस्टिस मंसूर अली शाह का सुनना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस केस का फिक्स किया जाना भी बहुत से हल्के एक मैसेज के तौर पर ले रहे हैं कि ये जुडिशरी के लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। इस चीज से किसी को इनकार नहीं है। इस समाअत पर हमारी नजर होगी, हम मजीद अपडेट तो करेंगे। और देखें, इंसाफ कीनिया की अदालत ने दे दिया, अपने मुल्क की अदालत इंसाफ नहीं दे सकी। अरशद शरीफ शहीद की वालदा का एक लेटर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अरशद शरीफ शहीद जो है उनकी वालदा ने एक दरखास्त दी, उसके बाद से वो केस लगा ही नहीं। तो अब वो खाते कम से कम खुलेंगे, चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ भी शजरे ममनुआ होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी नो गो एरिया इंसाफ में होना नहीं चाहिए। ये हमारा बड़ा एक बुनियादी सा नुक्ता है। उसमें कोई होली काउज जो है, व्हेन यू आर एट अ सीट और इस तरह से आपने जस्टिस डिलीवर करना है तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेमानी हो जाती हैं क्योंकि अदल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और उसमें अगर मगर, उसमें इफ्स एंड बट्स, उसमें नज़रिया ज़रूरत, इन तमाम तर चीज़ों के लिए किसी भी किस्म की कोई जगह जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात हमें इसका इदराक है। और वैसे भी मैं ये थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने शेयर करके फिर काजी साहब के ड्यूटी रोस्टर्स और चीफ की मुद्दत मुलाजमत वाला जो मामला है उस पर भी आता हूँ, लेकिन ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात के मिसदाक, कोई इस बात को समझ जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है और मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ कि यकीनन अल्लाह ताला की मदद और तौफीक
قاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے. جب وہ ناانصافی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توفیق اور تائید الہی سے محروم ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ، اس کا ریفرنس جو ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ میں شیئر کر دوں گا. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قضاء یعنی کہ عدالت کی ذمہ داری نبھانا افضل اعمال میں سے ہے اور قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظالمانہ فیصلے کرنا بدترین اعمال میں سے ہے اور غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات. اب ذرا آ جاتے ہیں آج کی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کے بعد جس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی، قاضی صاحب کی میجورٹی اڑ کے رہ گئی، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں. اور قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس ہفتے بھی چیمبر ورک ہی کریں گے. اس ہفتے کا روسٹر آ گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس ہفتے کیسز کی سماعت کرے گا. پرنسپل سیٹ پر اسلام آباد میں کوئٹہ بینچ جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں، اور کراچی میں 2 بینچز جو ہیں وہ کیسز کو سنیں گے. 4 بینچز ہیں ٹوٹل اور 3 مختلف جگہوں پر یہ کیسز سنیں گے کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ہفتے بھی عدالت میں جلوہ افروز نہیں ہوں گے. کمرہ عدالت نمبر 1 میں قاضی عدالت نہیں لگائے گا. لیکن جو ہفتہ 5 اگست سے شروع ہو رہا ہے، 5 اگست آنورڈز، اس میں ایک تو بڑا امپورٹنٹ بینچ بننے جا رہا ہے. ایک تو قاضی صاحب واپس آ جائیں گے چیمبر ورک کے بعد، تقریباً 1 مہینے بعد جلوہ افروز ہوں گے، اور اتنا عرصہ انہوں نے چیمبر ورک ہی کیا اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے دفتر میں. لیکن ایک اور بڑا دلچسپ بینچ جو ہے، اب اس کے سامنے کیس کوئی لگتا ہے کہ نہیں، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد جو لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے. تو یہ بڑا دبنگ قسم کا اور بڑا سسٹم کے لیے یا غیر آئینی کام کرنے والوں کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا بینچ ہونے جا رہا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو قاضی صاحب کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چیمبر ورک ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت ضروری ہے. لیکن قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ پر فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت اہم ترین سوال اٹھایا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہیں معاملہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے جاری کر دیا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے پہلے. 3 مہینے پہلے حکومت نے کہہ دیا کہ قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے نا. تو اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ توسیع کے اندر، فواد چودھری صاحب نے یہ ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر قاضی صاحب ایکسٹینشن میں عدم دلچسپی رکھتے ہیں اور ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا. قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے جاری کیا گیا تھا. چیف جسٹس آفس کو حکومتی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر جاری ہو جانا چاہیے. اب یہ بھی ایک بڑی عام ترین چیز ہے، یہ بھی ایک بڑی عام ترین سٹیٹمنٹ ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ اندر کھاتے ابھی بھی کوششیں چل رہی ہیں، اندر کھاتے ابھی بھی سازشیں چل رہی ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی. اگر ہوتا تو آپ جاری کر دیں. اگست شروع ہو گیا، اگست، ستمبر، اکتوبر. بھائی قاضی صاحب کا اس سے بھی پہلے، ابھی تو جتنا قاضی صاحب کے منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے وقت میں آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اس وقت تو قاضی صاحب کے ٹائم پہ تو بڑی پھرتیاں تھیں، تاریخ میں اتنا پہلے کسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا معاملہ ہے. سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں قاضی صاحب کے اوپر بھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انٹینٹ اور ان کی نیت کے اوپر بھی. میں نے وہی بات کہی نا کہ چیف کی مدت جو ہے اس میں توسیع کے حوالے سے یہ سوال اب کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب اشارے کنایوں میں نہیں رہا جا سکتا. اب سیدھے طریقے سے آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہ کے اس منصب کی توہین کیے بغیر ہم یہ نقطہ سامنے رکھنے میں حق بجانب ہے، اور اس حوالے سے زیادہ آواز اٹھائی جانی چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کو بھی اس حوالے سے آئی تھنک کہ جتنی زیادہ آواز وہ اٹھا سکتے ہیں، جتنا زیادہ وہ نقطہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہاں پر بھی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. کیونکہ جے قاضی آ گیا 25 اکتوبر کو، قاضی صاحب اگر نہ گئے پھر اب بھول جائیں انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اچھا بھائی، دوسری جانب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں بہت سے ریفرنسز ہیں. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ریفرنس ہے، اس میں عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی ریفرنس ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ شاید سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک مرتبہ پھر متحرک ہونے جا رہی ہے.
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतहर्रिक होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेज और शिकायत की तफसीलात जो है इतलाती हैं कि तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात मांगी गई हैं। काउंसिल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरतीब से फराहम की जाएंगी, यानी जैसे जैसे वो आई हैं। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए, आपको ये पता होना चाहिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उन्हें बर्खास्त भी किया था, तो ये चीज़ ज़रा जहन नशीन रखिएगा। तो अब देखते हैं कि काजी साहब कौन से केसेस को लगाते हैं और कौन से केसेस को नहीं लगाते, क्योंकि दोनों साइड्स के ही जो जजेस हैं उनके खिलाफ दरखास्तें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। अब एक और चीज़ ये है नाज़रीन कराम के अपीलों पर अपीलें हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। बैन लगाना था पीटीआई पर, मिन्नत तरलों पे बात आ गई है। अब एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी तमाम सियासी जमातों से मिल बैठ कर काम करने की और मिल बैठ कर आगे बढ़ने की उम्मीद लगा ली हुई है। तो अब उम्मीद तो लगाई जा सकती है, उम्मीद लगाने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिल आता है, लेकिन ये है कि इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि पाबंदी का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। फिर इसके साथ ही साथ जो इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 है उसके हवाले से भी, और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, नून लीग की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नून लीग के अंदर भी मेरे पास ये इत्तलात हैं कि नून लीग में सब अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डामाडोल हैं, और पार्टी के अंदर अब ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे तक बात भी जा सकती है। यानी बहुत कुछ चल रहा है, हम तो सामने बहुत कम देख रहे हैं ना, बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा है। एहसन इकबाल साहब ने और नून लीग की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दिया कि सियासी पार्टियां सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय सर जोड़कर मुल्की मसाइल के हल के लिए काम करें। अब कितना काम करते हैं ये तो पता चलेगा, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।